हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब वीडियो। और आज हम लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू जो आपके सभी एग्जाम में जो आपका यूसीनेट जेआरएफ हो, जीडीसी, जीआईसी हो, टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूपी का जो भी आने वाला एग्जाम है उनका हो, तो आपके क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। और हम लोग इस क्वेश्चन में इस प्रकार करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल सके और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप पता चले क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट अदर वीडियो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप टॉपिक भी कमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो स्पेशली वीडियो उस पर बनाई जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ या अन्य वीडियो जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी पीडीएफ उसकी, जिससे आप उसे बाद में भी अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या उसके आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट और प्लस क्वेश्चन तीनों चीज़ें आपको एक ही मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड करा देते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था आपको, और आपको ये बताना था कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था कमेंट सेक्शन में। इसी प्रकार से हम लोग कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिया करेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे आपको पता चले आपको वो चीज़ आती थी नहीं थी, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछे गए तभी मैंने उसको ऐड ऑन किया उसमें। तो आपसे पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम फॉर पीस एज अ डिसआर्मामेंट प्लान के रूप में किसने कहा। तो ड्वाइट आइजनहावर, जवाहरलाल नेहरू, जॉन एफ कैनेडी या निकिता खुर्शीद। जिसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ड्वाइट आइजनहावर ने दिया था, ठीक है। और इसका हम थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इस आप चाहे नोट्स बना के लिख लेना। एटम फॉर पीस स्पेशली एक कोट पूछा जाता है, एटम फॉर किसने दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने दिया। 8 दिसंबर, डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 8 दिसंबर 1953। स्पेशली नेट जेआरएफ वाले उनके में बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें पूछा जा रहा है, तो हो सकता है डेट्स आपसे पूछते। को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था तो 8 दिसंबर 1953 को। इस योजना का उद्देश्य क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना युद्ध और विनाश के बजाय किस पे, शांति और विकास पर, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज में पूछा जा सकता है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। परमाणु निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण उपयोग करना, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा और कृषि में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे प्रभाव क्या निकला कि IAEA बना, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनी, जो परमाणु गतिविधियों की निगरानी करती है, ठीक है। इस वैश्विक स्तर पर निःशस्त्रीकरण और परमाणु सहयोग के लिए रास्ता खोला एटम फॉर पीस ने। बेसिकली आपको अच्छे से याद किए रखना है एटम फॉर पीस किसने दिया, और डेट थोड़ा सा 8 दिसंबर 1953 को। इससे एक एजेंसी बनी, इसे कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और बेसिकली इसकी कॉन्टेक्स्ट आप जान लीजिए कि ये शांति के लिए बात करता है, मतलब आप एज अ रिसर्च में आप यूज कर सकते हैं, बट आप एज अ विध्वंसक चीज़ों पर ना करें, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देते जाइएगा। स्पेशली आपको थोड़ा सा आभास होता रहेगा कि आपके कितने सही, आपके कितने गलत हो रहे हैं, और लास्ट में बताइएगा आपका स्कोर कितना था। The first question is, which document is not considered part of the UK Constitution? This is the Magna Carta, Act of Settlement 1701, या फिर आपका द ह्यूमन राइट ऑफ 1998, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको दो क्वेश्चन में हो सकता है लास्ट वाले में कन्फ्यूजन हो, आप दो तो सही लगा सकते हैं, बट जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। आइए जानते हैं कैसे नहीं। तो यूनाइटेड किंगडम का जो अलिखित, यानी इसे कहते हैं अनकोडिफाइड है, पहले तो आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अनकोडिफाइड किसका है, ब्रिटेन का है, जिसका अर्थ होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई दस्तावेज जो राज्य के नियमों को परिभाषित करता हो, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ तो है नहीं, इसके बजाय वहाँ पे क्या है, विभिन्न कानूनों परंपराओं, यानी जो हमारी उनके रिचुअल्स हैं या फिर चीज़ें पुरानी चलती आई हैं। इंग्लिश वर्जन मेरे पास में है, जिसे कह सकते हैं रूल्स जो पुराने रहे हैं, या वेरियस देखिए स्टेटस कन्वेंशंस एंड जुडिशियल डिसीजंस जो उनके रहे उनको वो ऐड ऑन करते हैं अपने में। तो एक उनके में है मैग्ना कार्टा 1215 का, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक दस्तावेज में से एक। इसमें एक सिद्धांत को स्थापित किया कि राजा सहित हर कोई कानून के अधीन है। तो मैग्ना कार्टा स्पेशली किस पे बात करता है कि जो राजा होगा वो भी लॉ के अंदर होगा। फिर होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, एक ऐतिहासिक अधिनियम जिसने अंग्रेजी और आयरिश सिंहासन के उत्तराधिकार को निर्धारित कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित की, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने। द ह्यूमन राइट एक्ट आप याद कर लीजिएगा, 1998 में आया था। मानवाधिकारों यूरोपीय कन्वेंशन, यानी यूरोपीय जो यूनियन है उसके हिसाब से आया था, को यूके कानून में शामिल किया, जिससे नागरिक घरेलू अदालतों में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। इन कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा, तो स्पेशली आपको पूछा क्या जाएगा अगले एग्जाम में, या इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं, बट स्पेशली पूछेगा मैग्ना कार्टा 1215 किससे रिलेटेड है, तो यूके से हो जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो जाएगा, द ह्यूमन राइट एक्ट पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा गो थ्रू करके चलिएगा। ये इंग्लिश वर्जन हो जाएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम लेजिस्लेशन मीन्स। अब इसका आंसर आप देने का प्रयास करिएगा, फिर भी मैं आपको मतलब बताता चलूंगा, बट आप एक बार सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। सुप्रीम लेजिस्लेशन मीन्स क्या होता है, मतलब सर्वोच्च कानून कौन बना सकता है, स्पेशली ये पूछा जाएगा। तो लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेशन मेड बाय एनी अदर बॉडी एक्सेप्ट पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेशन, यानी दो को छोड़कर संसद और राज्य विधानसभा को कोई अन्य द्वारा बनाया गया कानून। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। कानून और राजनीतिक विज्ञान की जो डिक्शनरी है शब्दावली में, इसे कहते हैं सर्वोच्च, एक होता है सबऑर्डिनेट, यानी कि एक सर्वोच्च संस्था होती है, एक होती है आपकी अधीनस्थ। अब इसमें कैसे होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता बनाती है वो अधिकतर अधीनस्थ के लिए कानून कुछ बनाएगी। जैसे सर्वोच्च सुप्रीम लेजिस्लेशन या राज्य की संप्रभु शक्ति द्वारा बनाए गए कानूनों को संदर्भित करता है। जैसे एग्जाम्पल है भारत जैसे लोकतांत्रिक ढांचे में संसद और राज्य विधानमंडल, क्योंकि संसद करती है स्टेट, मतलब एक प्रकार संघ के लेवल पे, और राज्य विधानमंडल आपका स्टेट लेवल पर कानून बनाने देता है, और संप्रभु अपने कानून बनाने के लिए है। इन निकायों द्वारा पारित कानून सर्वोच्च है क्योंकि वे सीधे संविधान द्वारा प्रदान किए गए विधायी अधिकारों से उत्पन्न होते हैं। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से या स्वयं विधायिका को छोड़कर कोई अन्य प्राधिकरण इन कानूनों को निरस्त या रोक नहीं सकता। बेसिकली अगर वो लॉज में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उस पर देखेगी, बाद बाकी तो आपका नॉर्मली बनाए जा सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होते हैं? सर्वोच्च विधायी निकाय के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण जैसे कि कार्यपालिका, नगर पालिका या विश्वविद्यालय द्वारा, अब इनको दिए गए तो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं। दिस इज लेजिस्लेशन मेड बाय एनी अथॉरिटी अदर देन द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे लाइक द एग्जीक्यूटिव, म्यूनसिपैलिटीज एंड द यूनिवर्सिटी अंडर द पावर डेलीगेटेड टू देम बाय द सुप्रीम बॉडी, द्वारा कुछ पावर को डेलीगेट किया गया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, कि आप भी कुछ बना सकते हैं। तो दो डिफरेंस आप उसमें इस क्वेश्चन समझने का है। ये आप याद रखिएगा, सुप्रीम लेजिस्लेशन अगर आपसे पूछेगा सुप्रीम मतलब सर्वोच्च में दो हो जाएंगे आपके पास। अगर ऑप्शन देखिए अधिकतर होगा क्या कि इसमें तो ऑप्शन ए बी का था, अगर पूछेगा तो मेनली तो संसद ही बना रही है, कुछ कानून राज्य के पास भी होते हैं, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो संसद के कानून मान्य हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहा है, आपको अगर फैक्ट होगा कहीं फैक्ट भी बताया जाएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आगे ना छूटे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच टेक्निक इज ऑफ्टन यूज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी अगर हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई हुआ तो उसके लिए किस तकनीक का हम लोग उपयोग करेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनालिसिस, स्वैट एनालिसिस या फाइनेंशियल ऑडिट का प्रयोग करेंगे? तो जिसका आंसर होगा वो होगा आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं परफॉर्मेंस जो अप्रेजल होता है आपका वो अपनाएंगे। और स्वैट को आप याद रखिएगा, स्ट्रेंथनेस, वीकनेस, ऑब्जर्वेशन एंड थ्रेट हम एनालिसिस करते हैं, पर स्पेशली यहाँ पे बात कर रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे एक प्रकार से परफॉर्मेंस अप्रेजल को। फाइनेंशियल ऑडिट तो कंपनी से रिलेटेड होता है, वो तो इससे कोई संबंधित होगा नहीं। जॉब एनालिसिस वो एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में मानव संसाधन प्रबंधन और लोक प्रशासन में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है, हर जगह होता है लगभग में। तो उसमें पता चलता है कि उसके जो बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किस लिए प्रयोग करते हैं? या प्रशिक्षण की प्रभावशीलता के मूल्यांकन की सबसे डायरेक्ट टेक्निक को कहते हैं। प्रशिक्षण से पहले और बाद में कर्मचारी के प्रदर्शन की मूल्यता तुलना करके प्रबंधन निर्धारित करता है कि कार्यक्रम ने उत्पादकता या कौशल स्तरों में सफलतापूर्वक सुधार किया या नहीं। मतलब बेसिकली आप बिफोर एंड आफ्टर का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ पहले आपने क्या क्या चीज़ें थी आपकी ट्रेनिंग, उसके बाद आपका क्या आउटपुट हुआ, दिस इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिक मॉडल, ठीक है। मूल्यांकन के लिए अक्सर इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है जो प्रदर्शन समीक्षाओं के माध्यम से परिणाम को नापता है, ठीक है। फिर जॉब एनालिसिस, यह काम पर रखने से या प्रशिक्षण देने से पहले किया जाता है। स्वैट होता है स्ट्रेंथनेस, वीकनेस, ऑब्जर्वेशन एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट के बारे में पहचान करने के लिए होता है। और फाइनेंशियल ऑडिट तो किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को जांचने के लिए किया जाता है। जॉब एनालिसिस, स्वैट एंड आपका फाइनेंशियल हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा, उसके साथ में किक मॉडल आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को समझने का मतलब ये था कि कुछ आपसे जैसे स्वेट का फुल फॉर्म आपसे पूछ दे, जैसे मैंने आपके यहाँ स्वेट के लिए मैंने कर दिया है स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये आप नोट कर लीजिएगा, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में पूछा सकता है। क्रिक मॉडल पूछ ले, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में डायरेक्टली पूछ ले तो आप बता सकते हैं इसमें। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका होता है इवेल्युएट रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए। जॉब एनालिसिस होती है जॉब रिक्वायरमेंट, जब आप स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे कहीं पे तो आपके लिए होगी वो चीज़। एंड स्वैट आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग हम लोग करते हैं कि किसी चीज़ को कैसे अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी उदारवाद के अनुसार सरकार का मुख्य काम क्या होगा? यानी कि पहला होगा कि उत्पादन के साधनों को कंट्रोल कर ले, सामाजिक सेवाएं प्रदान करके आम भलाई को सुनिश्चित कर ले, व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करे और मुक्त बाजार को बढ़ावा देना, और वर्ग संरचना को बनाए रखना, टू मेंटेन क्लास स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना और मुक्त बाजार को बढ़ावा देना।
इसमें थिंकर कौन कौन से आपके, जैसे लिबरलिज्म की हम लोग बात करते हैं तो जॉन लॉक हो जाएंगे, ठीक है। स्पेशली एडम स्मिथ ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने ये कहा था कि बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन मतलब बुक्स लिखी इन्होंने तो, और इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया। रीज़न क्या था कि आप जब छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक रेगुलेट करता है सप्लाई एंड डिमांड की बाजार। अब उत्पादन के साधनों पर नियंत्रित करोगे तो समाजवादी व्यवस्था का एक लक्षण दिखाई देगा। सामाजिक भलाई की सुनिश्चित करोगे, सामाजिक सेवा, एक प्रकार समाजवाद भी कह सकते हो। और एक मॉडर्न लिबरलिज्म में जब हम लोग पढ़ते हैं चीज़ों को लेकर कि जैसे टी एस ग्रीन कहते हैं कि बाधाओं को कम करना या कुछ चीज़ें ऐसी दे देना जो व्यक्ति के अच्छे के लिए करे, इस प्रकार से, और वर्ग संरचनाओं को बनाए रखना। अभी कोई आइडियोलॉजी तो नहीं ले जाए, पर मार्क्स ऐसा कहते हैं कि कैपिटलिज्म बना के रखता है वर्ग संरचना, तो इस तरीके से। उदारवाद, स्वतंत्रता, शासकों की सहमति और कानून में समक्ष समानता, यानी कि इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं इसका, लिबर्टी, कंसेंट ऑफ द गवर्न एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मुख्य विचारक में मुख्य कारक किसका, जॉन लॉक आइडम जैसे उदारवादी विचारकों के अनुसार सरकार की प्राथमिक भूमिका क्या होती है, एक नाइट वॉचमैन के रूप में होती है, रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ आपकी सरकार क्या मतलब एक राज्य का बाहर से वो सिर्फ आपकी रक्षा करेगा, जितनी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली होंगी, जैसे व्यापार है नहीं राज्य हस्तक्षेप करेगा। आप क्या मतलब आपकी प्रॉपर्टी, जॉन लॉक ने कहा था लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा सिर्फ करेगा ओनली, तो उसी तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा कि इनका मतलब कहने का है कि राज्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों, विशेष रूप से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने के लिए मौजूद है, और एक ऐसा स्थिर वातावरण सुनिश्चित करेगा, मतलब जहां मुक्त बाजार बिना किसी अत्यधिक हस्तक्षेप के काम कर सके, ठीक है। फ्रीडम मतलब एक प्रकार से लेजर फेयर, इसे हम लोग कह सकते हैं, आज तक शेप वाली बात हो जाएगी। राज्य पर व्यक्ति की प्राथमिकता होगी, यानी कि उदारवाद सामूहिक के ऊपर व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। यह तर्क देता है कि सरकार की शक्ति को तानाशाही को रोकने के लिए संविधान द्वारा सीमित किया जाना चाहिए, और मतलब तानाशाही ना कर पाए राज्य, इस प्रकार से। एडी में जाएगा, जैसे मार्क्सवाद की विशेषताएं होती हैं उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करने और वर्ग संरचनाओं को बनाने के लिए। और मैंने बताया था कि सामाजिक उदारवाद से कुछ से मिलता जुलता है, पर आप अगर बेसिक देखेंगे तो देखिए होता क्या, कॉन्सेप्ट में अलग अलग थिंकिंग में, जैसे किसी को एग्जामिनर ने क्वेश्चन किसी तरीके से फ्रेम किया होगा तो उसका अर्थ अलग होगा, बट आपको लिबरलिज्म, जैसे हम लोग कह सकते हैं सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद को स्पेशली अलग अलग थीमेटिक फॉर्मेट में इस तरीके से आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए एक पेज में। इसमें लिख लीजिए उदारवाद, इसमें लिख लीजिए समाजवाद के क्या क्या हैं, थिंकर कौन कौन से हैं, इसमें लिख दीजिए रूढ़िवाद में, इसमें लिख दीजिए मार्क्सवाद में स्पेशली उनके क्या क्या कीनेट पॉइंट है, तो आपको ये लग जाएगा आइडिया कि इस चीज़ से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट में पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन अगला है कि विच यूके पॉलिटिकल पार्टी ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट द लेबर इंटरेस्ट, को कौन करती है, तो कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स, लेबर पार्टी या ग्रीन पार्टी, तो ऑब्वियसली नाम से पता चल जाता है द लेबर पार्टी होगी इसके लिए। तो लेबर पार्टी गठन 20वीं सदी की शुरुआत में संगठित श्रमिक वर्ग और ट्रेड यूनियनों का एक राजनीतिक मंच था, ठीक, किसका था, श्रमिक वर्ग थे और ट्रेड यूनियन थे। 19वीं सदी के अंत के ट्रेड यूनियन आंदोलन और समाजी दलों से विकसित हुई। इसका प्राथमिक लक्ष्य था लेबरों यानी मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। विचारधारा कैसी है, पारंपरिक रूप से रहे हैं सेंटर लेफ्ट, जो सामाजिक न्याय, श्रमिकों के अधिकार और एक मजबूत कल्याणकारी राज्य की वकालत करते हैं। यह पार्टी 1948 में एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी, जो सबसे बड़ी रास्तों में से एक है। कंजर्वेटिव पार्टी क्या करती है, पारंपरिक रूप से व्यापार, संपत्ति मालिकों और उच्च मध्यम वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। लिबरल डेमोक्रेट्स एक मध्यम मार्ग की पार्टी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक सुधार पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। ग्रीन पार्टी आपकी देखिए, लिबरल डेमोक्रेट तो मध्यम मार्ग, कंजर्वेटिव हो गए राइटिस्ट में, और ग्रीन पार्टी कैसी हो गई आपकी, पर्यावरणीय मुद्दों और सामाजिक समानता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। तो लेबर पार्टी हमने आपको बता दी सेंटर लेफ्ट के रूप में, सेंटर राइट में आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स आपके हो गए, ग्रीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। अब आपसे क्वेश्चन हर एग्जाम में जितना एनालिसिस मैंने किया पीवाईक्यूज का या एग्जाम होने वाले हैं उसका मैं बता सकता हूँ कि चुनाव सुधार एक मुद्दा ऐसा है जो लगभग में एक क्वेश्चन आपको देके जाता है। कमेटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि एक बहुत ही स्पेशल कमेटी वोहरा कमेटी पूछी जाती है, क्रिमिनलाइजेशन के लिए पूछी जाती है, दिनेश गोस्वामी कमेटी पूछी जाती है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी पूछी जाती है, जेपी कमेटी पूछी जाती है। रीज़न इनका ये है कि जैसे 5 से 6 कमेटीज़ है ना, उनको भी आप एक नोट्स पॉइंट में ऐसे बना लीजिए टोटल में क्या क्या कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। अब इस देखिएगा तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता, दिनेश गोस्वामी, अब इसमें संथानम कमेटी है वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड थी, ठीक है। तारकुंडे कमेटी आती है शुरुआत में, फिर उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, फिर दिनेश गोस्वामी, इन सब ने अपनी रिकमेंडेशन दी, समझने इसका प्रयास करते हैं। संथानम कमेटी 1962 में बनी थी। इस समिति की नियुक्ति हुई थी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। इसके बाद क्या बना, एक ये क्वेश्चन बनता है कि 1964 में एक बनता है गठन सीबीसी का, जिसे 2003 में
वैधानिक मतलब एक प्रकार से स्टैच्यूटरी बॉडी बनाने का प्रयास किया गया, मतलब एक एक्ट बनाया गया प्रॉपरली। यहाँ तो सिर्फ एक्ट बना दी थी संस्था। और इसी के साथ में संथानम कमेटी को दो चीज़ों के लिए स्पेशली पूछा जाएगा कि इस भ्रष्टाचार की रोकथाम कमेटी के लिए संथानम डेट पूछी जाएगी 1962। सीवीसी उस कमेटी की रिकमेंडेशन से सीवीसी बनता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये इंग्लिश वर्जन भी मैंने दे रखा है, कोई टेंशन ना लेना आप लोग। और उसके साथ में 2003 में इसका उस प्रकार से कम्प्लीटली उसको एक्ट बना दिया गया, ठीक है, एक प्रकार से उसके लिए। और तारकुंडे कमेटी को जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त, इस नियुक्त समिति के मतदान की आयु को 21 घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश। कब ये पूछा जाएगा कि तारकुंडे कमेटी जो आपकी 1974 में बनी थी उसका रिकमेंडेशन क्या था, तो मेन कीवर्ड्स पूछे जाएंगे। तो पूछा जाएगा क्या एज का था या नहीं था, तो 21 से घटाकर 18 का प्रयास किया था। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में, इस समिति ने व्यापक चुनाव सुधार पर काम किया जिसमें ईवीएम का उपयोग और चुनाव में धन की भूमिका को रोकने का प्रयास शामिल है, यानी धन कम से कम उपयोग हो और उसके साथ में ईवीएम का प्रयोग स्टार्ट किया जाए। दिनेश गोस्वामी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, यह समिति विशेष रूप से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और चुनाव के राज्य वित्त पोषण की स्टेट फंडिंग जो थी उसके मुद्दे पर केंद्रित थी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में रिकमेंडेशन दी। तो कैसे याद करेंगे, तारकुंडे कमेटी फर्स्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी एंड इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ठीक है, इस तरीके से। तो तीन आपकी कमेटी और एक 1980 कमेटी है आपकी, अभी मैंने बताया था वोहरा कमेटी, क्रिमिनलाइजेशन पे उन्होंने बताया था कि जो राजनीति में वो एक प्रकार से अपराधीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक्ट पूछे गए हैं। द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना है, नेट का फेवरेट जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको आप सीक्वेंसिंग में लगाइए। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आप लगाइए, फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा डिकोड करने को, लिखिएगा इसको क्योंकि जल्दी याद नहीं होती चीज़ें, क्योंकि इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मीसा एक कानून था, इसमें देखिए दिया है सिर्फ ओनली ऑप्शन में इंटरनल सिक्योरिटी दिया, इंटरनल दिया था, पर होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। आंसर इसका ये है, मीसा था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था आपातकाल के दौरान, इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया, 1978 में से निरस्त कर दिया गया। जब जनता पार्टी की सरकार है तो उसने निरस्त कर दिया। तो मीसा याद रखिएगा 1971 में आया। फिर अगला है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, यानी कि कोफे पोषा से पढ़ा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 में। इसे आर्थिक अपराधों और तस्करी को रोकने के लिए 1974 में, इसको हटा दीजिएगा, अधिनियमित किया गया था 1974 में, ठीक है। फिर आता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आता है, केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने की शक्ति रहता है। और उसके साथ में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में आता है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए निवारक निरोध के विशिष्ट अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एनडीपीसीएस एक्ट लाया गया 1988 में। तो बेसिकली आप याद रखिएगा स्पेशली 1971 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कोफेफोसा 1974 में, ठीक है, एनएसए 1980। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे अब आपातकाल से याद कर लीजिएगा कि एक बना था मीसा जो इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से उपयोग किया था उस समय आपातकाल के समय, तो उसको हटा दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि हटाया कब गया, ठीक है, उसके साथ में। और एक यार 1974 का ये भी याद रखिएगा, कोफे पोशा वाला भी। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए जैसे हम लोग कहते हैं 1980 में, और प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है 1988, ये लास्ट में बना आपके जाके। अगला क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट वाज पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर विच आर्टिकल, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना वो किस अनुच्छेद तहत दी गई शक्ति का इस्तेमाल करके पास किया गया था, मतलब स्पेशली अगर पूछा जाएगा आपसे तो जो आपके आर्टिकल ये भी पूछा जाता है किस संविधान संशोधन से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा रिकमेंडेशन थी और लाया भी बाद में आया, बट इसका जो आर्टिकल है वो 323A है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि थोड़ा सा कम पढ़ते हैं हम लोग ऐसे आर्टिकल्स को, पर आप पता चलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्यों बनाई गई, क्योंकि स्पेशली जो अलग चीज़ों के लिए थी, जैसे कि संसद द्वारा कुछ अगर समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, तो जैसे हमारे यहाँ सेगमेंट है, जैसे कि आपका संघ राज्य स्थानीय अधिकारियों में नियुक्तियों के लिए उनके निर्णय के लिए बनाई गई थी ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो संसद द्वारा भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर किया गया 1985 में,
323A यह अनुच्छेद विशेष रूप से संसद को सार्वजनिक सेवाओं यानी संघ, राज्यों और स्थानीय अधिकारियों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। 1985 का अधिनियम अनुच्छेद 323A के अनुसार में केंद्र सरकार ने इसे बनाया, एक CAT बनाया, मुझे आ जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी ट्रिब्यूनल है, और एक है स्टेट एडवाइजरी ट्रिब्यूनल, CAT सेंट्रल के लिए, SAT स्टेट के लिए। 323B क्या कहता है? 323B भी इसी से रिलेटेड है। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कराधान, विदेशी मुद्रा, श्रम विवाद या भूमि सुधार और चुनाव जैसे अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। यह विशेष रूप से प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का आधार नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो ये प्रशासनिक का नहीं है, प्रशासनिक का तो ये हो गया 323A और 323B यानी 323B जो है वो सब जितने मुद्दे बचेंगे उसके अलावा वो आपका ये देखेगा, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन हो गया। अब थोड़ा सा स्पेशली अगर हम जाएंगे संविधान की भाषा में क्या लिखा हुआ है, तो हमने लिया सोर्स बेयर एक्ट का। इसमें आपको पता चलेगा कि देखिए मैंने यहाँ पे स्पेशली देखिए मैंने टाइप किया था, ये देखिएगा 14 का हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये आपका भाग है, किस भाग में ये भी पूछा जाता है। मैं थोड़ा देखता हूँ इसको हाईलाइट करने का प्रयास। ये रहा ट्रिब्यूनल, अधिकरण जिसे हम लोग कहते हैं, और यहाँ देखिए नीचे लिखा होगा संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1976 आया 1985 में, वो करेक्ट है, बट आपसे अगर अमेंडमेंट पूछेगा तो 42वें संविधान संशोधन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, मैं एक पढ़ देता हूँ। 323A जो है पहला क्या कहता है? संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय अन्य प्राधिकार के अथवा सरकार के स्वामित्व नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यालय कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों संबंध में विवादों और परिवाद के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा निर्णय किया वो बंद कर सकेगी। मतलब एक एक जिसे कहते हैं ना, हम लोग कैसे पढ़ा था, CAT सेंट्रल एडवाइजरी और स्टेट एडवाइजरी, ठीक है। ये दो याद रखिएगा स्पेशली। अब अभी पूछ सकता है किससे रिलेटेड करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि ऐसे पूछा जाएगा कि किस संशोधन से। डेट 1985 याद रखिएगा। ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब का है, ठीक है। कौन कौन से दो हैं? अब 323B भी देखते हैं, उसमें क्या कहता है? अन्य विषयों के लिए अन्य अधिकरण बनाएगा, जिन्हें इसके अलावा जितने बचेंगे उसमें ले आएगा, जैसे कि किसी कर का उद्घाटन, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन, ठीक है। विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क, सीमांतों के आर पार, आयात और निर्यात के लिए, औद्योगिक और श्रम विवाद के लिए। तो बेसिकली इतने सारे आपके जो हैं, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट आपको बेसिक पता होगा तो आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। और अगर आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, लग रहा होगा आपको 323 हमने पढ़ा ही नहीं कभी, इतनी बार इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, तो बेसिकली आपके लिए नया होना चाहिए और आपके पास पता भी होना चाहिए कि भाग है 14A, ठीक है। अधिकरण उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के अंदर 323A यानी 323A 323B, दो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है 1967 के बाद भारत में क्षेत्रीय पार्टी सिस्टम के उदय के लिए मुख्य रूप से कौन सी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार थी, यानी विच पॉलिटिकल पार्टी वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ द रीजनल पार्टी सिस्टम इन इंडिया पोस्ट 1967। यानी ये पूछ रहा क्वेश्चन 1967 के बाद में जो क्षेत्रीय एक बार पार्टी सिस्टम क्या बढ़ा, कौन पार्टी जिम्मेदार थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या DMK द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। जिसका आंसर है वो डी है। यानी जब DMK का जब आपका प्रादुर्भाव बढ़ता है ना, स्पेशली देखिए भारतीय जनता पार्टी बाद में बनती है, CPI पहले बनी पर उसका इतना रोल नहीं था इमरजेंस करने का, और स्पेशली डेट भी पूछ रहा है 1967 के आसपास, जब बहुत सारे उथल पुथल चल रहे थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अभी कुछ दो युद्ध हुए उससे पहले थे, सरकार में परिवर्तन चेंजेज हुए, कुछ लोग PM के चेहरे भी बदले, तो इस वजह से बहुत सारे कॉज एंड प्रॉन्स थे पता। और 1967 को क्यों माना जाता है? जो क्या था कि एक दल प्रभुत्व प्रणाली जो थी, वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, रजनी कोठारी ने भी कहा, बहुत सारे थिंकर्स ने कोट अलग अलग तरीके से उसको किया है। तो जो DMK का उदय होता है 1967 के आम चुनावों में, DMK ने तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये भारत की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी जिसने राज्य विधानसभा में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरह सत्ता से बाहर कर दिया, यानी कि जहां भी जीती वहां से तो बाहर कर दिए। अब क्षेत्र में अगर पहले तो क्या था, केंद्र में सरकार कांग्रेस, राज्य में सरकार कांग्रेस की, तो लगभग बराबर चल रही थी पैरेलल चीजें। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मोड़ ऐसा आया कि चीजें बदली, तो हमने DMK को आंसर इसलिए दिया क्योंकि DMK पार्टी जीत के आती है 1967 का चुनाव, सत्ता में बदलाव हो जाता है, साबित कर दिया कि क्षेत्रीय आकांक्षा और पहचान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभुत्व को सफलता को चुनौती दे सकती हैं। इसने पंजाब में अकाली दल और अन्य राज्यों में विभिन्न संयुक्त मोर्चा गठबंधनों जैसे अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि हर जगह
पार्टी पॉलिटिक्स इज द रीजनल भी होने लगी, जैसे राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश में हो गए, बहुत सारे ऐसे थे जो चौधरी चरण सिंह उसमें सक्रिय थे, मतलब अलग अलग क्षेत्र में पार्टियां बंटने लगती थी। और 1967 के चुनाव ने एक ऐसा चुनाव रुझान शुरू किया जहां राज्य की राजनीति क्षेत्रीय दलों द्वारा संचालित होने लगी। स्पेशली क्षेत्रीय दल आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी भारतीय राजनीति में, ठीक है। जिससे बाद के दशकों में केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ। अब क्षेत्रीय दलों की बात करें, जस्ट लाइक दिस, बिहार, यूपी या फिर अदर सेक्टर में जहां पे क्षेत्रीय दलों का बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑर्गेन्स्की क्लासीफाई कॉलोनीज, यानी जो एक प्रकार से कॉलोनियाँ बसी थी उनको किस प्रकार से बताया, यानी पॉइंट कॉलोनीज और रीजनल कॉलोनीज में। तो इनका जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का होगा सी, यानी दोनों थी। ए एफ ऑर्गेन्स्की ने जो अपने पावर ट्रांजिशन थ्योरी उन्होंने दी है, उपनिवेशों को उपनिवेशीकारी शक्ति के लिए उनकी रणनीतिक और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार का बताया है। यूटिलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रणनीतिक में, स्ट्रेटेजिक में और इकोनॉमिक के लिए। तो पॉइंट कॉलोनियाँ होती थी, ये छोटे रणनीतिक स्थान या बंदरगाह थे जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था, नौसैनिक अड्डे के लिए और ईंधन बनने वाले स्टेशनों के रूप में किया जाता था, जैसे कि जिब्राल्टर, सिंगापुर या शुरुआत में हांगकांग, यानी पॉइंट थे छोटे। फिर क्षेत्रीय कॉलोनी कैसे, ये बड़े पैमाने पर संसाधन निष्कर्षण करना, निपटान, कृषि उत्पादन के लिए कब्जे में लिए गए विशाल क्षेत्र, जैसे लाइक भारत में बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो पॉइंट का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल ये कोई एक कंट्री का एक है, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं छोटी छोटी जगह का, मतलब अपने सिर्फ ट्रैवल करते हुए निकल रहे हैं तो आपने देख लिया, इसको यूटिलाइज कर लिया, तो इज पॉइंट। और आप क्षेत्र की बात करेंगे तो इस क्षेत्र को पूरा आपने धीरे धीरे करके अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का प्रयास किया, जैसे लाइक दिस भारत एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब इसमें से ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं है, तो एफर कंस्की को याद रखिएगा। दो प्रकार की कॉलोनी की बात की है पावर ट्रांजिशन थ्योरी में, द पॉइंट कॉलोनी एंड रीजनल कॉलोनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द स्विस फेडरल काउंसिल। अगर आप लास्ट एग्जाम देखेंगे नेट जेआरएफ का, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह अदर मतलब वो पूछे गए हैं कि आप कितने मेंबर्स हैं या फिर क्या चीज़, मतलब अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से पूछा जा रहा है। ये भी आपसे पूछा सकता है स्विस फेडरल में कितने, तो आपके जो मेंबर होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। स्विस फेडरल मेंबर में स्विट्जरलैंड के सामूहिक राष्ट्राध्यक्ष और संघीय सरकार के रूप में कार्य करते हैं, यानी जो स्विस फेडरल काउंसिल होती है वो एक प्रकार से स्विट्जरलैंड के सामूहिक राष्ट्राध्यक्ष और संघीय सरकार के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि 7 सदस्य होंगे इसमें, ठीक है। चुनाव कैसे होगा, संसदीय संघीय विधानसभा स्विस संसद 4 साल के कार्यकाल के लिए चुने। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, 7 मेंबर कितने कार्यकाल के लिए, 4 कार्यकाल में 4 साल के, ठीक है। कलेक्ट इसे कहते हैं कॉलेजिएट सिस्टम, इस सामूहिक प्रणाली। कॉलेजियम बनेगा कार्यकर्ती, जिसका अर्थ है कि सभी 7 सदस्यों पर समान शक्ति होगी। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और किसी व्यक्ति के पास सर्वोच्च अधिकार नहीं होता है, स्पेशली ये ध्यान रखना। तो मतलब सबका निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। 7 सदस्यों में से एक को रोटेशन के आधार पर 1 साल के लिए कार्यकाल के लिए एक परिसंघ के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, लेकिन यह व्यक्ति केवल समानों में प्रथम होगा, उसके पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति नहीं होती है, ठीक है। मान तो लिए 1 साल के लिए, बट अगर आप मेनली इस क्वेश्चन से मैं अगर जितना पढ़ता अगर इस क्वेश्चन को लेकर तो मैं पढ़ता पहला तो 7 मेंबर 4 साल के लिए, अगर फर्स्ट इतने ही मैं डिटेल में चाहिए हो। और बाकी डिटेल्स के लिए तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ने लगे चीज़ें तो नहीं है, बट स्पेशली आप रखिएगा कि किस तरीके से कॉलेजियम प्रणाली है, ठीक है। एक तो ये लिख लीजिएगा नोट्स में अगर लिख रहे हो, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस से कैसे अलग है। तो क्वेश्चन तो मतलब बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने सारे पढ़ लिए होंगे, बट अब फिर भी क्वेश्चन बनाए कहीं ना कहीं तो स्पेशली आप देखेंगे बन भी सकता है अदर एग्जाम जब आप करने जाएंगे किसी अटेम्प्ट एग्जाम को। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ कर रहे हैं, नेट जेआरएफ लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन, तो उस हिसाब से मैं समझूंगा कि कौन कौन से हमारे मतलब जो लोग हमारे फ्रेंड्स हैं पॉलिटिकल साइंस के वो किस किस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उसी तरफ से वीडियो को और क्वेश्चन को रिफाइन किया जाए। हाउ डज द स्टडी करता है, देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर करती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस घरेलू मुद्दों पर करती है। सेकंड है political economy examines the relationship between politics and economics, while political science is broader and include various other aspects of political system. Political economy is a subfield of political science for focusing only on economic policy. पॉलिटिकल इकोनॉमी सिर्फ पॉलिटिकल सोच के इतिहास से संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब आप कहेंगे बी कैसे हुआ, तो जो आंसर होगा बी, देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच के रिश्ते की जांच तो करेगी पॉलिटिकल इकोनॉमी, पर पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा व्यापक है, यानी कि अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान ये हो गई, ठीक है।
उसमें से एक सेगमेंट, जैसे हम लोग IR भी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं, थिंकर भी पढ़ते हैं, मतलब मल्टीपल सेगमेंट। अब उसमें हमने एक एक्स्ट्रा डाल दिया पॉलिटिकल इकोनॉमी का सेगमेंट, इस तरीके से। पॉलिटिकल इकोनॉमी यह अध्ययन विशेष रूप से इस बात का विशेष करता है कि राजनीतिक संस्थान यानी राजनीतिक वातावरण और आर्थिक प्रणाली एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। यह देखता है कि सरकारी कार्य धन के उत्पादन और वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं और इसके विपरीत आर्थिक स्थितियां राजनीतिक निर्णयों को कैसे आकार देती हैं। यानी कि इकोनॉमी कैसे व्यवस्था को क्या इम्पैक्ट देती है, क्या उस पर प्रभाव आता है और उस प्रभाव से क्या निर्णय में बदलाव आता है, ये चीज़ देखती है। पॉलिटिकल साइंस से अधिक व्यापक विषय है। इसमें शक्ति, शासन, राजनीतिक व्यवहार और प्रणालियों का अध्ययन शामिल है। इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था शामिल है, लेकिन यह राजनीतिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति जैसे कई अन्य सब सिस्टम को भी कवर करता है। बेसिकली ये बहुत बड़े ब्रॉडर टर्म में आ जाएगा, ये छोटे टर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर, और देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि भारतीय विदेश नीति के बारे में आपको बताना है कि कथन 1 में आपको बताना सही और कथन 2 सही या दोनों गलत। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। आप PDF इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगी आपको। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में आप कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि कितने सही हो। स्पेशली आप बताना कि आप किस तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। उसके लिए भी हम स्पेशली कुछ वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, सेगमेंट वाइज में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी अलग लाएं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या थिंकर के लिए अलग स्पेशली एक क्वेश्चन का पूरा सेगमेंट कर लें, या उनके टॉपिक वाइज में उनका थीम और थीमेटिक व्यू करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।